हेलो स्टूडेंट, हम लोग लगातार 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। डिस्कशन में हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस अब तक कर लिए हैं और अब इस चैप्टर का जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, उस कूलम्ब्स लॉ को अपन लोग क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ है क्या और किसके लिए दिया गया है। तो हम सिंपल बात करते हैं कि भाई जो कूलम्ब्स लॉ है वो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में, यानी दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड बताता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी दोनों के बीच रिपल्शन भी लग सकता है और दोनों के बीच अट्रैक्शन भी लग सकता है। अगर दोनों का सेम नेचर होगा, लाइक नेचर होगा, तो उन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन लगेगा। दोनों अपोजिट नेचर वाले होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, तो उनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा। तो हम कहते हैं कि कूलम्ब ने कहा था कि भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज की बात करनी है। जैसे एक चार्ज हो गया Q1, दूसरा चार्ज हो गया Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई R। स्टेशनरी यानी जो रेस्ट में है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जब चार्ज मोशन में होता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर देता है। जबकि अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करनी है तो हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो यानी चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब ये पॉइंट चार्ज वाला कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है कि भाई पॉइंट चार्ज मीन्स, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई ये दोनों मार्कर हैं, इन दोनों को मैंने चार्ज प्रोवाइड कर दिया तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट हो गए। अगर सपोज कीजिए मैं इनको इतनी डिस्टेंस पर प्लेस कर दूं कि वो डिस्टेंस इनकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, तो इन्हीं चार्जेस को फिर मैं क्या कहूंगा, पॉइंट चार्ज। तो इसका मतलब पॉइंट चार्ज कोई ऐसा नहीं है आप पॉइंट शेप ऑब्जेक्ट लेकर उसी को चार्ज दे रहे हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे सकते हैं, लेकिन फिर क्या होना चाहिए कि दो चार्ज जिनके बीच आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इनकी लेंथ की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे फिर मैं इनको क्या कहूँगा, पॉइंट चार्ज। तो सिंपल सा कहा था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, यानी कैसे चार्ज की बात की उन्होंने, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज की बात की। तो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज की अपन लोगों ने बात कर ली। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाके देखते हैं कि उन्होंने इस लॉ को क्या बताया। उन्होंने कहा दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी इन दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोबारा रिपीट करना बेटा, उन्होंने क्या कहा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी कही थी दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इसका मतलब क्या है वो समझिए। जैसे मैं आपसे सिंपल कह देता हूँ कि बेटा मेरे पास दो चार्ज हैं, जैसे जैसे मैंने ऊपर दिखा रखा है, फिलहाल जैसे मैं कह देता हूँ ये Q है और ये भी Q है, दोनों लाइक चार्जेस हो गए, दोनों पर सेम नेचर का चार्ज और सेम नेचर का चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। जब ये इसको रिपेल करेगा तो ऐसे ही तो करेगा। आप डायरेक्शन देखो, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की अलोंग ही होगी। ये भी इसको रिपेल करेगा तो ऐसे ही करेगा। यानी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अच्छा, हो सकता है भाई अपोजिट नेचर का दिखा के देख लेते। ये Q हो गया, ये माइनस Q हो गया। Q माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा, माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा। अब भी आप डायरेक्शन देख सकते हैं, डायरेक्शन क्या आ रही है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो उन्होंने सिंपल कह दिया दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of distance between them।
दिस फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस एंड इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। आप जैसे जैसे मीडियम को चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे इस फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती है। रिपीट कर रहा हूं बेटा, उन्होंने क्या कहा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की जगह आप ये भी कह सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of distance between them. This force directed along the line joining two charges and it depends on medium. ये medium पे depend करता है। अब देखो एक चीज याद रखें, यहाँ पूरी फिजिक्स में जब भी इस प्रोपोर्शन साइन को रिप्लेस किया जाता है तो कांस्टेंट से किया जाता है। यहाँ कांस्टेंट हमारे पास आता है स्मॉल k और k हो जाएगा f इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमारा कांस्टेंट हमारे पास k आ गया और तो क्या हो गया f इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो k है इस k को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये जो k है ना इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। डिफरेंट मीडियम में इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। और क्योंकि k मीडियम पे डिपेंड करता है इसी वजह से f भी किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पर। तो मैंने आपको कहा कि भाई जो फोर्स होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। इसकी डायरेक्शन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती है और ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि यहाँ जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट लिखा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। इसीलिए ये फोर्स भी किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। अच्छा, जैसे मैं इसकी बात करूं तो हम कहते हैं कि भाई अगर आप फ्री स्पेस में बात करें, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में कह सकते हैं, और आप SI यूनिट सिस्टम में बात करें तो k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। लेकिन मैं जरा k का फॉर्मूला लिख देता हूँ। k का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब? जब आप फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो k इक्वल हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। एक चीज आप विशेष याद रखें, फिजिक्स में जब भी आप किसी वैल्यू को लिखेंगे तो विद यूनिट लिखेंगे। जब तक आप यूनिट नहीं लिखेंगे तब तक वो वैल्यू कंप्लीट नहीं होती है। तो मुझे इसकी यूनिट लिखनी है। यूनिट निकालने के लिए मैं जरा इसी फॉर्मूले से आता हूँ। तो यहाँ से अगर आप k देखना चाहें तो k आ जाएगा FR² अपॉन Q1 Q2। I स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया, Q1 Q2 को ट्रांसफर कर दिया। F का यूनिट न्यूटन, R डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज का कूलम, यहाँ भी कूलम, तो कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। तो यानी k का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब? जब आप किसकी बात कर रहे हैं? फ्री स्पेस की या वैक्यूम की। और इसकी वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इसकी वैल्यू की अपन लोग बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि फिजिक्स में जब भी आप किसी वैल्यू को लिखेंगे तो फिर यूनिट लिखेंगे। तो यहाँ भी यूनिट लिखनी है। जरा यहाँ से देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4πk। अब 1 तो एक नंबर है, 4 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, तो यानी एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो k की यूनिट का इनवर्स हो जाएगा। तो उल्टा कर दीजिए, तो यानी क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैंने आपसे कहा था कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने कहा था इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस और ये डिपेंड करता है मीडियम पर। यहाँ हमने प्रोपोर्शनल साइन को एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया तो आ गया हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
के क्या कहलाता है, एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, डिफरेंट मीडियम में इसकी वैल्यू भी डिफरेंट आती है। अगर मैं फ्री स्पेस में बात करूं और ऐसा ही यूनिट सिस्टम में बात करूं तो के का फॉर्मूला सबसे पहले हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ फ्री स्पेस आ गया है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। इसका यूनिट हमने इस फॉर्मूले से निकाल दिया। एफ का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर तो मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम तो कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यहाँ पर कहते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट निकालने के लिए फिर यहीं पर आए, इसका यूनिट क्या हो गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यानी अगर मैं चाहूँ तो फ्री स्पेस के लिए अगर आप ये फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो अगर हम कूलम्ब लॉ से बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला F = K Q1 Q2/r²। और फ्री स्पेस के लिए बात करते हैं तो फ्री स्पेस में K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यानी क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो मेरे ख्याल से कूलम्ब लॉ सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसका यूज करते हुए हम 1 कूलम्ब की डेफिनेशन भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अब 1 कूलम्ब की डेफिनेशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो आप देखिए। 1 कूलम्ब की डेफिनेशन हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी निकाली थी, I = dq/dt करके, इससे dq = idt निकाला था और फॉर्मूले को आगे ले जाते हुए हमने 1 कूलम्ब की डेफिनेशन निकाली। लेकिन अब मैं 1 कूलम्ब की जो डेफिनेशन निकालूंगा वो इस फॉर्मूले का उपयोग करके निकालूंगा जो कूलम्ब लॉ में आया है। अच्छा, आप लोगों ने देखा ये फॉर्मूला आपके पास आया F = K Q1 Q2/r²। क्या था F = क्या आ गया K Q1 Q2/r²। अब जरा मैं क्या करूंगा, यहाँ कंडीशन करता जाऊंगा, सारी वैल्यूज 1 करूंगा। मैंने आपसे उस दिन कहा था, लेकिन यहाँ K की वैल्यू 1 नहीं कर सकता क्योंकि K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। अब मैं आप लोगों से यदि कहूँ कि भाई R = 1 मीटर हो जाए, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, अब वो 1 कूलम हो जाए। R कितना 1 मीटर, Q1 और Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है और 1 कूलम की डेफिनेशन निकालना चाह रहे हैं तो उसको हमने 1 कूलम कर दिया। तो उस कंडीशन में जो F है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू K की न्यूमेरिक वैल्यू के इक्वल आएगी और K की वैल्यू आपने कितनी लिखी थी 9 × 10⁻⁹। कब, जबकि आप वैक्यूम में बात कर रहे हैं और F का यूनिट क्या होता है न्यूटन। इसका मतलब क्या निकला कि अगर हम दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज को, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज को जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं और उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन होता है, तो उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है 1 कूलम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, if two stationary point charges having equal magnitude are placed in vacuum at 1 meter distance and experience electrostatic force of 9 × 10⁻⁹ magnitude, then magnitude of the charges will be 1 कूलम। यानी दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है उनको हम वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पर प्लेस कर दें और उस समय उनके बीच जो फोर्स लगे वो हो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का, तो उस कंडीशन में उन चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1 कूलम। तो हमने यहाँ से 1 कूलम की डेफिनेशन लिखी, यहाँ तक के लिए। अब जरा हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अच्छा देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात करूं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक मेजर है जिससे अपने को ये पता लगता है कि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अफेक्ट कर सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट डालेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। इसको हम किसकी हेल्प से बताते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की हेल्प से। जैसे देखिए,
मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास Q1 और Q2 दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं, उनको वैक्यूम में मैंने r डिस्टेंस पर रख दिया। तो उस कंडीशन में अगर आप फोर्स का फॉर्मूला निकालना चाहें तो 1/4 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इसी को इन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स को मैं एक मीडियम में रख दूं तो Fm कह दिया, फोर्स इन द मीडियम, तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट तो क्या था, वैक्यूम की परमिटिविटी थी, और ये किसकी है भैया, ये मीडियम की है। तो 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छी तरह से जो फोर्स है वो परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। परमिटिविटी इंक्रीज होगी, फोर्स डिक्रीज होगा, परमिटिविटी डिक्रीज होगी, फोर्स इंक्रीज होगा। तो मैंने आपसे कहा है कि भाई परमिटिविटी एक ऐसा मेजर है जो आपको ये बताएगा कि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज कर सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें क्या इफेक्ट आता है, वो सारी चीजें यहाँ पर अपने को ये बताए। अच्छा, तो वैक्यूम में आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन I स्क्वायर। मीडियम में आपने देख लिया 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन I स्क्वायर। अब अगर मैं क्या करूं कि F0 अपॉन Fm निकालता हूं, फोर्स इन द वैक्यूम अपॉन फोर्स इन द मीडियम, तो क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन आएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया F0 अपॉन Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन r, या इसको आप चाहें तो K भी कह सकते हैं। ये कहलाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या इसको एक और दूसरा टर्म दिया जाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कह सकते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। यानी आपने F0 अपॉन Fm किया, कैंसिल हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r, या इसको हम K भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब सुनिए, ये जो एप्सिलॉन r है, जरा इसका मैं फॉर्मूला से डेफिनेशन निकाल लेता हूँ। ये एप्सिलॉन मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एप्सिलॉन नॉट क्या बताया था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रिपीट कर रहा हूँ, एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या है, हम कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है, दोबारा सुन लें, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इसका अगर आप यूनिट देखें तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका देखें तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कैंसिल हो गए, तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। तो इसकी डेफिनेशन आपने फॉर्मूले से देख ली, और क्वांटिटी कैसी है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, ना इस क्वांटिटी की कोई यूनिट है, ना इस क्वांटिटी की कोई डायमेंशन। हाँ, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन का फॉर्मूला निकालूं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r आ जाएगा। भाई ये कर लिया मैंने, ये कर लिया, तो यहाँ से देखो जरा, ये F मीडियम था, इस F मीडियम को मैं कह सकता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये एप्सिलॉन की वैल्यू अपन लोगों ने यहाँ रख दी। अब देखिए जरा, ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है, इसको आप देख सकते हैं ये F0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब इस सब को रिप्लेस कर दूं मैं F0 से, और F0 अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन r। तो F मीडियम अगर आप लोग देखना चाहें तो F मीडियम क्या आएगा हमारे पास, F0 अपॉन एप्सिलॉन r। तो इसके बेस पर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, डायरेक्टली न्यूमेरिकल आएगा, आपको वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू बताएगा, आपको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताएगा, मीडियम में आपसे पूछेगा। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F मीडियम इज इक्वल टू F0 अपॉन एप्सिलॉन r। हाँ, तो बेटा देखो, हमने ये फॉर्मूला देख लिया, F मीडियम इज इक्वल टू F0 अपॉन एप्सिलॉन r।
अब ये जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट हो जाती है। जैसे मैं आपसे थोड़ा सा बात करता हूँ, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहें फॉर मेटल, यानी मेटल्स के लिए मैं इसकी बात करना चाहूँ तो मेटल्स के लिए इसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट होती है। अब मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो एफ मीडियम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन इनफाइनाइट करेंगे और यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच में अगर आप किसी मेटल को एज अ मीडियम प्लेस कर देते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी जैसे आप प्लेस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं वैक्यूम की या फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस के लिए मैं बात करूं या वैक्यूम के लिए बात करूं तो उसके लिए एफ टाइम आर की वैल्यू हो जाती है 1, और जब 1 हो जाती है तो एफ मीडियम किसके इक्वल हो जाएगा, एफ नॉट की। अच्छा, थर्ड अपन लोग बात करें इन दोनों के अलावा और कोई मीडियम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, एफ टाइम आर ग्रेटर देन 1 आएगा और लेस देन इन्फिनिटी आएगा। रिपीट करो बेटा, देखिए जैसे मैंने कहा मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो एफ मीडियम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन इनफाइनाइट आया, वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अगर आप फ्री स्पेस में बात करें तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उस कंडीशन में वैक्यूम में फोर्स के इक्वल हो जाता है। आप किसी भी दूसरे मीडियम के लिए बात करते हैं तो ये 1 से ज्यादा होता है और इन्फिनिटी से कम होता है, तो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो जरा आप सुने। जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि भाई सपोज कीजिए कि मेरे पास 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हैं और वैक्यूम में उनके बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लगता है, यानी मैंने आपको एफ नॉट 100 न्यूटन बता दिया। अब मैं क्या करता हूं कि इनके बीच का जो स्पेस है वो से मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर देता हूं, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से मैंने फिल किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10। अब यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो यानी यहाँ फोर्स कितने का लग रहा था, 100 न्यूटन का। अब मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दिया तो यहाँ पर देखिए भैया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 10। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, इसको निकालने के लिए अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाता है एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाता है तो एफ नॉट तो 100 हो गया, एप्सिलॉन आर मैंने आपको 10 दे रखा है, तो यानी फोर्स कितने का हो जाएगा, 10 न्यूटन का। तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई विशेष चीज नहीं है, बहुत सिंपल वे से आप इसको कर सकते हैं। तो एक कूलम्ब फ्लो से रिलेटेड हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब फ्लो। तो आप यहाँ से इसको बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट करें, तो ये चैप्टर पूरा कूलम्ब फ्लो के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये हमने लॉ पढ़ लिया। अब इससे कोई रिलेटेड पॉइंट्स है उनको भी हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर हम ये कहेंगे कि कूलम्ब फ्लो एक एक्शन रिएक्शन लॉ है, या कूलम्ब फोर्स क्या है, एक एक्शन रिएक्शन फोर्स।